बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये इसराइल का एक बड़ा मकबूल अखबार है जहाँ से मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। इसराइल हेयॉम, और ये इसराइल के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। और इसराइल के हवाले से अगर आपको बड़ी कोई अहम ख़बरें चाहिए तो आप इस अखबार का मुताला कर सकते हैं। एक ये है, एक जेरूसलम पोस्ट है। इसके अंदर उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपको उनका नैरेटिव भी पता चले, आपको ये समझ आए कि एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। यहाँ एक इंटरव्यू छपा है, अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मैकमास्टर, HR मैकमास्टर। ये डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और पहले थे, उसके बाद चेंज हो गए। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू दिया है जो फॉक्स न्यूज़ को दिया है, और उसका रेफरेंस जो है इसराइल हेयॉम में छपा है। वो ये लिख रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। और इसराइल ईरान पर हमला कब करेगा, इस हवाले से उन्होंने एक डेट दी हुई है, एक टाइमलाइन दी हुई है कि इसके बीच में हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यह हमला होगा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खात्मे से पहले, और जो बाइडन, जो अमेरिका का इंतखाब जीत चुका है, उसके आने से पहले। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जाने और जो बाइडन के आने से पहले ये हमला हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता तो शायद ये हमला 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हो जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में इसराइल को हर हाल में अपना मकसद हासिल करना है। इस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने खबरदार किया है कि इस वक्त एक ख़तरा है इसराइल के लिए ईरान की जानिब से, कि वो एटमी हथियार हासिल कर चुका है, न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके बहुत करीब है। अब इसराइल इसको अपने लिए ख़तरा समझता है, और रिपब्लिकन की हुकूमत के आखिरी अयाम में, यानी डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले पहले वो ये चाहता है कि कोई एक्शन या कोई कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़, फ़ौजी कार्रवाई वो करे। अपने इस इंटरव्यू में जो मैकमास्टर है, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन है इसराइल की जिसका उन्होंने तस्करा किया। डॉक्ट्राइन कहते हैं कि एक तरीका कार, यानी पाकिस्तान फ़ौज की पहले एक डॉक्ट्राइन थी, फिर तब्दील हुई, दूसरी डॉक्ट्राइन आई। तो ये डॉक्ट्राइन बताती है कि ओवरऑल पूरा निज़ाम कैसे सोच रहा है और चीज़ों को कैसे देख रहा है। तो ये एक बीगन डॉक्ट्राइन है। बीगन डॉक्ट्राइन इसलिए कहते हैं कि बीगन उनका एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जो 1977 से लेकर 1983 तक इसराइल का वज़ीर आज़म रहा, और इसका पूरा नाम था मेनाचम बेगन। और ये शख्स जो था, इसकी एक डॉक्ट्राइन थी कि जब आप ख़तरा महसूस करें, जब आपको ये लगे कि आपका दुश्मन आपसे बेहतर हथियार हासिल कर रहा है, तो इससे पहले कि वो ताकत हासिल कर ले, आप उसके ऊपर हमला कर दें। ये बीगन की डॉक्ट्राइन थी। और डॉक्ट्राइन ये है कि आपका एक दुश्मन है, वो आपसे बेहतर हथियार बना रहा है या हासिल कर रहा है, इससे पहले कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल करे, आप उसके ऊपर हमला करके उसके हथियारों को तबाह कर दें। ऐसा इन्होंने किया था इराक के खिलाफ। यानी 1981 में ये वज़ीर आज़म था, मेनाचम बेगन जो था, और इसने 1981 में ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया था उस दौर में, और इराक के ऊपर, सॉरी, उस दौर में इन्होंने, इराक क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहा था, तो इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था। और फिर 2007 की भी एक मिसाल मौजूद है, तब भी यही डॉक्ट्राइन इस्तेमाल की गई थी। हालांकि ये शख्स 1992 में जो है वो मर गया था, साबिक इसराइली वज़ीर आज़म, लेकिन इसकी डॉक्ट्राइन, इसकी सोच मौजूद रही। 2007 में जब शाम ने, एक मुस्लिम मुल्क है मिडल ईस्ट का, जब शाम ने एटमी हथियार बनाना शुरू किए, और उसमें उनकी मदद कर रहा था नॉर्थ कोरिया, जो शुमाली कोरिया है, वो शाम की मदद कर रहा था। और सहरा के अंदर, डेजर्ट के अंदर उन्होंने एक पूरा प्लांट लगाया था जहाँ पे वो एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो तैयार करते, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनके ऊपर हमला कर दिया था 2007 में इसराइल ने। और तब भी उन्होंने इसलिए किया था कि इससे पहले कि शाम ताकतवर तरीन हथियार बना ले, उनके ऊपर हमला कर दें। इसी तरह इन्होंने बैरूत पे हमला किया। जहां इनको लगता है इस खित्ते के अंदर कोई मुल्क इनसे आगे जा रहा है या ज़्यादा ताकत हासिल कर रहा है, वहां वो उस मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं। आपको याद होगा जब 1998 में, 1998 में पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए थे भारत के मुकाबले में, और 6 एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे,
चाकी के मुकाम पे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस पर बहुत काम किया था। तो उस वक्त इसराइल और इंडिया वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे और पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करने वाले थे, लेकिन उसमें पाकिस्तान को एक मुखबरी आ गई थी एक दोस्त मुसलमान मुल्क की तरफ से कि इसराइल आपके साथ ऐसा करने जा रहा है। आजकल बेशक वो मुल्क इसराइल के साथ मिला हुआ है, लेकिन उस वक्त उस मुल्क ने नेकी की थी और बता दिया था कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पे अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक कर दिया था। हमारे सारे एयरफोर्स के जहाज़ हवा में मौजूद थे और मुकाबला करने के लिए तैयार थे। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सका था इसराइल उस वक्त, और इंडिया नहीं कर पाया था। और पाकिस्तान ने अपने कामयाबी के साथ एटमी धमाके करके दुनिया को यह बताया कि हम एटमी ताकत हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी 1998 में यही डॉक्ट्राइन, जिसको बीगन डॉक्ट्राइन कहते हैं, इसराइल इस्तेमाल करने वाला था। अब इसी डॉक्ट्राइन को वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान ने बहुत ज़्यादा यूरेनियम अफसुर्दा कर ली है। उसके पास उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स बड़े एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और वो एक एटॉमिक पावर ऑलमोस्ट बनता चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हर हाल में इसराइल को ईरान को रोकना होगा, वरना ईरान उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि इस खित्ते में कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। इसराइल जो असला दुनिया से ख़रीदता है, चाहे अमेरिका से ले, चाहे फ्रांस से ले, चाहे किसी और मुल्क से ले, साथ एक मुआहदा भी करता है कि हम आपसे महंगा असला ले लेंगे, आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे, लेकिन हमारे पूरे खित्ते में किसी और मुल्क को आप हमारे जैसी काबिलियत वाले हथियार नहीं देंगे। यानी इस पूरे मिडिल ईस्ट में, इस पूरे इलाके में जो हथियार हैं वो सबसे अच्छे हमारे पास होने चाहिए। हमसे बेहतर हथियार किसी और के पास नहीं होने चाहिए। ये इसराइल साथ मुआहदा जब करता है तो इजाफी पैसे देने के लिए तैयार होता है मुआहदे में कि आप जो जहाज हमें दे रहे हैं लड़ने के लिए, वो आप फिर दूसरे मुल्कों को, मुसलमानों को नहीं देंगे, वरना वो हम पे भारी पड़ जाएंगे। तो उसको ये बड़ा मसला है कि कोई और ताकतवर ना हो जाए, तो ईरान पे अल्टीमेटली उनको हमला करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं और आ जाते हैं जो बाइडन, तो फिर ऐसा करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। जो डेमोक्रेट्स हैं ना, वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिनकी हुकूमत अब आ रही है। जो रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लोग, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते ईरान के साथ, वो इसराइल की बात मानते हैं। तो डेमोक्रेट्स क्योंकि इलेक्शन जीत चुके हैं, 2 महीने के बाद उनकी हुकूमत आ जाएगी जनवरी में। तो कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन, जो मुआहदा 2014 में बराक ओबामा ने किया था, क्योंकि वो भी डेमोक्रेट थे, उन्होंने जो मुआहदा किया था ईरान के साथ, उसको कहते थे, उसका एक नाम था जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPOA अगर आप लिखें, JCPOA, इसको अगर आप लिखें गूगल पे, तो आपके सामने सारा मुआहदा खुल जाता है कि एक्चुअली वो क्या करने जा रहे थे ईरान के साथ। इसके मुताबिक ईरान ने कुछ शराइत यूरेनियम के हवाले से तस्लीम करना थी और पाबंदियां उनके ऊपर जो हैं वो ख़त्म हो जानी थी। इसको ईरान न्यूक्लियर डील भी इसको कहते हैं। अब ये मुआहदा हुआ था 2014 में बराक ओबामा के दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद 2018 में ये डील ईरान के साथ ख़त्म कर दी थी और ईरान को पाबंदियों के सामने धकेल दिया था। और इसके पीछे अरब ममालिक भी थे, इसराइल भी था कि दबाओ ईरान को जितना हो सकता है। तो उन्होंने ईरान को दीवार के साथ लगाया। लेकिन अब जो बाइडन वापस आके जनवरी में जब इक़्तिदार संभालेंगे, तो ये खबर आ रही है कि वो इस डील पर दोबारा अमल दरामद करेंगे, जिसको आप कहते हैं JCPOA, यानी जॉइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ईरान से पाबंदियां उठेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मुझे इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी ये कहा था कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ईरान से पाबंदियां उठाते हैं, उसका फ़ायदा इस पूरे खित्ते को होगा, पाकिस्तान को भी होगा, ईरान को भी होगा। तो अगर ये हो जाता है तो फिर उसके बाद ईरान पे हमला करने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा इसराइल के पास, क्योंकि वो एक डील में आ जाएगा और उसके एटॉमिक एसेट्स को ख़तरा नहीं समझा जाएगा और उनके ऊपर जो भी अटैक करेगा वो एक जुर्म करेगा इंटरनेशनली। लिहाजा इसराइल तब हमला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले पहले ये हमला करना है। अब आ जाए, अब जेरूसलम पोस्ट एक और अखबार है इसराइल का, वो ये लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या तो अपने दौर के इख्तिताम पे इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर इसराइल को इस मकसद के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि आप अटैक करें, हम आपके साथ खड़े हैं।
अब ये जो इम्कान है इसके कुछ दलाइल दिए हैं उन्होंने और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मार्क एस्पर नामी एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था थोड़े दिन पहले तक अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, यानी दिफा का सेक्रेटरी जो था उनके जो पूरे दिफाई निज़ाम का, ये बहुत अहम होता है, इसके ऊपर मार्क एस्पर मौजूद था। इस बंदे को ओहदे से हटा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अभी, और साथ ही साथ बहुत सारे और लोगों के ओहदे भी तब्दील कर दिए। यानी वो कुछ ऐसा करना चाहता है अपनी फौज से जिससे उसको कोई रोके ना, और जो रोकने वाला आदमी था उसको उसने अपने रास्ते से हटा दिया है। ट्रंप अपनी मर्जी की फौजी चाल चलना चाहता है और ज्यादा इम्कानात है कि यह चाल ईरान के खिलाफ होगी, क्योंकि 3 बड़ी अहम बातचीत 3 मौकों पे हुई है और बड़ी अहम मुलाकातें 3 कुछ हुई हैं और हो रही हैं इस वक्त इसराइल और अमेरिका के बीच में। अब इनकी अहमियत आप देखिए क्या है। नंबर 1, एलियट एब्राम्स, ये ईरान पर अमेरिका के मंदूब हैं, ये आला तरीन ओहदेदार हैं जो ईरानी मामलात को देखते हैं, एलियट एब्राम्स। और इस अमेरिकी आला ओहदेदार को जो मामला देखते हैं ईरान के, इन्होंने इस हफ्ते इसराइल के अंदर बड़ा लंबा वक्त गुजारा है और बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उससे मुलाकातें की हैं, और इसकी मुलाकातों में ईरान के अलावा कोई डिस्कशन शामिल नहीं थी। ये बड़ा अहम है। दूसरा, अगले हफ्ते 3 दिन के लिए माइक पोम्पियो भी पहुंच रहे हैं इसराइल में। माइक पोम्पियो आप जानते हैं सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के, और उनका वहां पहुंच जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और माइक पोम्पियो जब पहुंचेंगे इसराइल में तो लाजमन इसराइल के साथ वो ईरान की ही बात करेंगे, और उन्होंने 3 दिन का अपना ये दौरा रखा है। तीसरा नुकता, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ, यानी जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं इसी तरह इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने अमेरिकी आर्मी चीफ यानी अमेरिकी चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिली, उनके साथ ऑनलाइन मुलाकात की है बड़ी लंबी, और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की है। ये सब कुछ ऐसे हवा में नहीं हो रहा। इसराइल और अमेरिका वाकई कुछ करने जा रहे हैं जिसकी शुनीद अब आ रही है, और इसराइली अखबारात लिख रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं कि ज़हनी तौर पे लोग तैयार रहे हैं कि ईरान के खिलाफ एक कार्रवाई हो सकती है। अब ये कार्रवाई कैसी होगी? गुज़िश्ता दिनों एक कार्रवाई हुई थी ईरान की एक न्यूक्लियर साइट के ऊपर, और उसका एक हिस्सा पूरा तबाह कर दिया गया था, और पैंथर नामी एक तंजीम थी जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, और वो भी ताल्लुक़ रखती थी इसराइल के साथ। क्या ये कार्रवाई एक गुरीला कार्रवाई होगी? क्या ड्रोन के ज़रिए किया जाएगा? क्या मिसाइल के ज़रिए किया जाएगा? क्या ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही सिर्फ निशाना बनाया जाएगा, या ईरान के साथ फुल फ्लैज जंग में दाखिल हो जाएंगे? और ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईरान को तबाही फेरेंगे उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, या उसकी ऐसी सलाहियत को आप निशाना बनाएंगे जिसको उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, तो क्या वो एक जंग से गुरेज करेगा? वो इसराइल को चुनौती नहीं देगा? वो इसराइल के खिलाफ मैदान में नहीं आएगा? ये बड़े बड़े सवालात हैं जो आने वाले दिनों में उठेंगे, और फिर ईरान का रास्ता कैसे रोका जाएगा? अब एक और चीज़ जो है वो भी इन्हीं अखबारात के अंदर छपी है, और ये भी इसराइल हेयम में छपी है, इसी मैगजीन के अंदर जिसका मैंने पहले आपको हवाला दिया था, और इसकी हेडलाइन ये है कि अरब स्टेट्स ड्रॉ क्लोजर टू इसराइल टू काउंटर डिफिएंट तुर्की ईरान। वो ये कह रहे हैं, इसकी डिटेल बहुत लंबी है, मैंने इस खबर को पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अरब ममालिक जो करीब आ रहे हैं इसराइल के, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उन्होंने कोई फ़लस्तीनियों के मामला सीधे करवाने हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनके कोई इसराइलियों से उनको मोहब्बत हो गई है। ये लिख रहे हैं कि वो इसराइल के करीब अरब ममालिक, ख़ासतौर पे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और दीगर ममालिक, वो इसराइल के करीब इसलिए आ रहे हैं कि वो तुर्की और ईरान के ख़िलाफ़ मदद चाहते हैं, तुर्की और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं, वो इसलिए इसराइल के करीब आ रहे हैं। तो ये एक मौका भी है उनके पास, और अरब ममालिक उनका पूरा साथ भी देंगे। अब उसमें वो ये बता रहे हैं कि फ़लस्तीन से इनको कोई लगाव नहीं है, साफ लिखा उन्होंने अपने आर्टिकल में कि इन अरब ममालिक को फ़लस्तीनियों से कोई लगाव नहीं है, बल्कि इनको फ़लस्तीनियों से शिकवा है, और ये उनको माफिया समझते हैं फ़लस्तीनियों को, और चाहते हैं कि वो भी नेगोशिएशन करें, वो भी जाके तस्लीम करें इसराइल को, और इसराइल के आगे हथियार फेंके, घुटने टेकते हैं उनके आगे, और जैसे इसराइल कहता है वैसे चलें। अख़वानुल मुस्लिमीन पर भी इसके आर्टिकल के अंदर लिखा है कि उस पर भी अरबों ने जो मौक़िफ़ तब्दील किया वो इसराइल के कहने के ऊपर किया है, और वजह सिर्फ और सिर्फ तुर्की और ईरान है। तो ये है इस वक्त मुसलमानों की हालत
कि एक मुसलमान मुल्क को मारने के लिए दूसरा मुसलमान मुल्क एक यहूदी मुल्क से और एक ईसाई मुल्क से मदद हासिल कर रहा है। कितना अनफॉर्चुनेट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ने इन चीज़ों की तरफ 1400 साल पहले निशानदेही की थी। ये एग्जैक्टली वही वक्त आ गया है। हम उस वक्त के बहुत करीब पहुंच गए हैं जब मुसलमान मुल्क एक दूसरे को मारने के लिए कुफ़ार से मदद मांग रहे हैं और उनके साथ मिल गए हैं। भाई इसराइल वाले सजदा तो नहीं करते ना अल्लाह को, ईरान वाले शिया होंगे लेकिन अल्लाह को सजदा तो करते हैं, सऊदीया वाले वहाबी होंगे, देवबंदी होंगे, अल्लाह को सजदा तो करते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, वो अल्लाह को सजदा करता है, कुरान पाक उसके घर में है, वो कम से कम अल्लाह को एक तो मानता है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ता है। तो इनके साथ तो आपका गुजारा होना चाहिए। इनके आप दुश्मन बने हुए हैं और गुजारा कर रहे हैं कि इनके साथ जो ना कलमे को मानते हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, ना अल्लाह की वादानियत पे यकीन रखते हैं। अहले किताब लोग तो रखते हैं लेकिन बहुत फ़र्क है, वो अहले ईमान नहीं है। आप अहले ईमान के ख़िलाफ़ जो है वो आप कुफार का लश्कर जो है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये नहीं होना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ का भी एक मुकदमा है कि जहां ईरान कुछ ऐसी फोर्सेस के साथ मिलके दीगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। यानी ईरान ने आर्मीनिया का साथ दिया था आज़रबाईजान के ख़िलाफ़, ये भी ज़्यादती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, लिबिया में मुसलमान मुसलमानों से लड़ रहा है, सिर्फ कहीं पे रूस का मफाद है, कहीं पे अमेरिका का मफाद है। तो ये आग दोनों तरफ से लगी हुई है। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि उनका खैर ख्वाह मुसलमानों के अलावा कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने कहा था कि जो अल्लाह की रस्सी है उसको आप मजबूती से थामे रखें। आप इस रस्सी को जितना ढीला छोड़ते हैं उतनी ही आपकी वक़्त इस दुनिया में ख़त्म हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।